नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो हाजिर है एक बार फिर लेकर आपका मनपसंद शो, जहां पर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी बाजार की ताज़ा खबरें, वहां की ताज़ा ट्रेंड्स आपके लिए और आपके सवालों के जरिए समझने की कोशिश होती है कि इस वक्त बाजार में क्या कुछ चल रहा है, और आपके लिए तो सलाह हम देते ही देते हैं। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन, हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इससे पहले कि हम अपने दर्शकों के सवाल लें, हमेशा की तरह एक आउटलुक आपसे जानना चाहेंगे बाजार का। अब साल का अंत होने जा रहा है। इस समय वैसे प्रॉपर्टी बाजार तो ठीक है, लेकिन आने वाला नया साल आपको कैसा लग रहा है प्रॉपर्टी बाजार के लिए? जी विपिन जी, मार्केट में सेल्स तो कंसिस्टेंट रही हैं। अब कुछ पॉकेट्स में ऐसा भी लगने लगा है कि जो डिमांड है डेवलपर्स की तरफ से वो थोड़ा अनरीजनेबल है, पर ये प्राइसिंग एंड ऑल मार्केट क्लियर होती है तो प्राइसिंग जस्टिफाई हो जाती है। पर हमारा अंडरस्टैंडिंग यही है कि ऑलरेडी लॉन्चेस होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पुरानी इन्वेंट्री, पुराने इवन अंडर कंस्ट्रक्शन स्टॉक ऑलमोस्ट ओवर हो गया है फ्रॉम रिलायबल डेवलपर्स। इनफैक्ट व्हेन आप जब आज की डेट में रिजल्ट्स वगैरह भी पढ़ते हैं, किसी बड़े डेवलपर से बात करते हैं, तो आपको एक ट्रेंड दिख रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन हो गया है डिमांड का लीडिंग डेवलपर्स की तरफ। तो इनका जो सामान है, इनकी जो प्रोडक्ट है, वो बहुत तेजी से बिक जा रहे हैं और अच्छा मार्जिन या अच्छा प्रीमियम ये ले पा रहे हैं अपने ब्रांड को लेके। तो उस कारण से हमें कई मार्केट से ऐसा खबर आ रहा है कि प्रोजेक्ट का अभी बैनर भी नहीं लगा और वो सोल्ड आउट हो रहा है। तो कई चीजें, थोड़ा इरेशनल, थोड़ा एक्सुबरेंस भी दिखाई दे रहा है। पर हाँ, डेफिनेटली सोल्ड आउट नहीं है, लेकिन मे बी 30-40% स्टॉक बहुत जल्दी से बिक जा रहा है, क्योंकि डेवलपर्स अब एक साथ बहुत सारे लॉन्च भी एक साथ नहीं कर रहे जो पहले पहले था। एक एक करके वन प्रोजेक्ट आफ्टर ओके। अनदर डिफरेंट में वो आ रहे हैं। तो कंज्यूमर्स को चॉइसेस मिलेंगी आने वाले टाइम में, और मुझे लगता है कि प्राइसिंग पे भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि एज सच भी इन्फ्लेशन की तरफ भी जो देखें तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी थोड़े ईज आउट होते हुए लग रहे हैं। ठीक है जी, तो बढ़िया एक्साइटिंग रहने वाला है आने वाला साल। ताज़ा तस्वीर क्या है वो आपको आशीष जी ने सामने रख दी। क्या कुछ हाल है, क्या माहौल है। चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अपने दर्शकों को शामिल करते हैं। अवंत अग्रवाल हमारे पहले कॉलर आ गए हैं फोन लाइन पे, आगरा से हमें कॉल कर रहे हैं। अवंत जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी? गुड आफ्टरनून सर। ये गुड़गांव में एमआर डिजी होम्स नाम से एक प्रोजेक्ट है, जिसमें मैं 2 BHK लेने का प्लान कर रहा हूँ। ओके। तो बिल्डर ने जो उसमें प्राइस कोट किया है 1.8 CR है, और पोजीशन कमिट कर रहे हैं मार्च में। ओके। तो आई वुड लाइक टू नो आपका प्रोजेक्ट के बारे में, बिल्डर के बारे में क्या व्यू है, प्राइस पॉइंट। ओके, ऑल राइट। एमआर वैसे तो दुबई की कंपनी है और इंडिया में जॉइंट वेंचर के साथ है। वंस अपॉन अ टाइम काफी बात होती थी इसकी, लेकिन आज की तारीख में ये किस पोजीशन पर है और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या सही है, हम आशीष जी से जानेंगे। तो आशीष जी, एमआर डिजी होम्स में घर लेना चाहते हैं, प्राइसिंग, कंपनी, लोकेशन, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? सो एमआर डिजी होम्स एमआर इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। जैसे आपने बोला कि ये इंडिया में एक जॉइंट वेंचर के थ्रू थे और फिर काफी सारी ट्रबल्स रही, जॉइंट वेंचर टूट गया और एमआर के पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स आए जो एमआर ने कंप्लीट किए, लेकिन वो सारे जॉइंट वेंचर वाले प्रोजेक्ट थे। डिजी होम्स एक पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो एमआर ने कंसेप्ट स्टेज से खुद ही एग्जीक्यूट किया है। और जो एस्पिरेशनल लोग हैं, जो साइबर सिटी, मेट्रो, गुड़गांव के रेस्टोरेंट, मॉल वगैरह के पास रहना चाहते हैं, उनके लिए ऑल्टरनेट हो जाता है एक्सटेंशन रोड। अब एक्सटेंशन रोड पे ये प्रोजेक्ट है जिसमें जो 2 बेडरूम ही बचे हैं, और जो प्राइस पॉइंट पे वो मिल रहा है, अगर आप मार्केट में इस समय पर स्क्वायर फीट इवेल्युएट करें नए प्रोजेक्ट्स का, तो डीजी सबसे सस्ते में आता है। अब उसके जो भी कारण रहे, लेकिन प्रोजेक्ट की प्लानिंग, एमिनिटीज वगैरह सब अच्छा है। आने वाले दिनों में एमआर अभी काफी सारे लॉन्चेस करेगा गुड़गांव में, इस एरिया में भी और इसके अराउंड भी। तो अच्छा प्रोजेक्ट है, वेल प्लान्ड है और काफी फीचर्स के साथ आता है। प्राइसिंग बहुत स्वीट है, ओके। क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट इससे काफी हाई रेट पे कोट कर रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अवन जी को आगे बढ़ जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अवन साहब, आपके लिए क्या सीधी सलाह यहाँ पर कि अच्छा प्रोजेक्ट है, क्या हिस्ट्री रही है एमआर की और अभी वो कैसे काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और क्या लेकर आएंगे? प्राइस पॉइंट स्पेशली कह रहे हैं आशीष जी, बड़ा स्वीट सा है, बढ़िया एमिनिटीज हैं, सब कुछ अच्छा, एक मॉडर्न प्रोजेक्ट है, लेकिन प्राइसिंग अच्छी है। सो आई थिंक आप इसमें आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर भी अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस पूरा कीजिएगा, ये सलाह हम हमेशा अपने दर्शकों को देते हैं। तो चलिए, अवन जी के लिए हो गई सलाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर है अक्षय जैन साहब, जो हमें पुणे से कॉल कर रहे हैं, महाराष्ट्र से। अक्षय साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आज? थैंक यू सर। सो माय नेम इज अक्षय जैन एंड मैंने पुणे खराड़ी में एक गगन एवेंशिया करके एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे 2 BHK बुक करा था सितंबर 2019 में। उसका पोजीशन डेट था March 22, बट अभी कोविड के कारण उसका एक्सटेंशन मिला था March 23 का। ठीक है। बट अभी भी इसमें स्लैब वर्क स्टिल इज गोइंग ऑन, सो इट लुक्स लाइक ये December 23 तक और डिले होगा। तो मुझे ये जानना है कि रेरा मुझे इसमें क्या हेल्प कर सकता है आफ्टर March 23। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि कई और लोगों को भी ये तकलीफ हो सकती है। गगन एवेंशिया पुणे के अंदर खराड़ी का ये प्रोजेक्ट है, अपनी डेडलाइन मिस कर गया है और जो नई डेडलाइन मिली थी ड्यू टू कोविड वो भी मिस हो रही है, काम बहुत स्लो है। अब ये है कि क्या किया जा सकता है, क्या रेरा से किसी तरह की मदद मिल सकती है? जरूर। तो आशीष जी, क्या इनके लिए ऑप्शन रहते हैं? ये रेरा में जाएंगे तो इनकी बात सुनी जाएगी और इनकी तकलीफ दूर हो सकती है? जी, महारेरा का, महाराष्ट्र रेरा मतलब उसका एक पॉजिटिव ये है कि वो सबसे प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एपिलेट रहा है, और ये अगर कंप्लेंट डालेंगे अपनी प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके, ऑनलाइन कंप्लेंट रहता है, तो वर्डिक्ट भी इनको मिलेगा विदाउट अ डाउट। महारेरा में तो सबसे ज्यादा वर्डिक्ट है, हम आपको कर्नाटका हरियाणा रेरा का बता सकते हैं जो बहुत ही स्लो है। तो वर्डिक्ट ये बहुत स्टैंडर्डाइज्ड हो चुकी हैं चीजें, जो डिले कॉम्पेंसेशन है। पहले क्या था, बिल्डर बायर एग्रीमेंट वन साइडेड होता था, बायर अगर डिफॉल्ट करेगा तो उसका चार्ज बहुत हाई रहेगा और बिल्डर डिफॉल्ट करेगा तो उसका चार्ज बहुत नॉमिनल रहेगा। अब ये बहुत क्लियर है एज पर रेरा, 2% अबव द SBI MCLR रेट कॉम्पेंसेशन है फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट्स। तो मोस्ट लाइकली व्हेन ये अपील करेंगे तो इनको वर्डिक्ट इस तरह से मिलेगा। वो वर्डिक्ट का एग्जीक्यूशन होना जो है एक ऐसा सवाल है जिसके शायद आंसर बहुत ही कम लोगों के पास है, मेरे पास भी नहीं होंगे, कि वर्डिक्ट्स बहुत हैं, एग्जीक्यूट किस तरह का। अब ये डेवलपर की नीयत पे भी आ जाता है कि वो पहले प्रोजेक्ट खत्म करे और फिर इनको हैंड ओवर करे। अगर प्रोजेक्ट का काम बहुत स्लो है तो एक डिफरेंट तरह की अप्रोच ली जा सकती है। ये अकेले क्या, एक ग्रुप में दे कैन अप्रोच रेरा और फिर रेरा में प्रोजेक्ट डिले का के अगेंस्ट दे कैन अपील। सो बात सारी हमने ये बहुत बार शो पे भी डिस्कस किया है कि अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो इवन रेरा, और मेरे को लगता है कि कोर्ट्स भी उसका फेवर ही लेंगी, इस हो रहा है। नहीं तो ऑल्टरनेट हमने इसका क्या देखा, ऑल्टरनेट हमने इसका यही देखा है कि प्रोजेक्ट से रिफंड होना तो इम्पॉसिबल सा है, कि गवर्नमेंट बॉडी कोई आके टेक ओवर करती है और फिर वो एग्जीक्यूशन कर रही है, जो नोएडा में हम देख रहे हैं कि NBC ने कुछ प्रोजेक्ट्स ले लिए हैं, तो या कोई और डेवलपर आके उस प्रोजेक्ट को ले, जो अगेन बहुत टफ हो जाता है कि कोई और डेवलपर एक लाइबिलिटीज वाले प्रोजेक्ट को पिक करे। राइट। बट ये रेरा को अप्रोच कर सकते हैं एंड वर्डिक्ट ले सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला जब कोई प्रोजेक्ट फंस जाए, लेकिन अब रेरा है, उसी की दुहाई दी जाती है कि अब मार्केट बेटर हो चुका है। और महारेरा, जैसा आशीष जी कह रहे थे, जहां तक बात है, एक बहुत ही एक्टिव बॉडी है। कई एग्जाम्पल सेट किए उन्होंने, कई केसेस इस तरीके के सॉल्व किए हैं। तो डेफिनेटली आपको भी जाना चाहिए, और आप अकेले नहीं होंगे। तो आप एक ग्रुप बना के अगर कंप्लेंट करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपके और डेवलपर के बीच में किसी तरह का कोई नेगोशिएटिंग पॉइंट रेरा क्रिएट करे, या उनको कंपेल करे कि आप इसे पूरा करके दीजिए, या फिर आपको पैसे वापस किए जाएं, किस हिसाब से किए जाएं, ये सारी चीज़ें संभव है। तो बिल्कुल आपको रेरा में जाना चाहिए। थोड़ी मेहनत मशक्कत तो ज़रूर होगी, लेकिन आपकी आवाज़ उठेगी और लोगों को भी फ़ायदा होगा, और डेवलपर कम्युनिटी पर भी इससे एक प्रेशर बनता है। खुद जो आपके डेवलपर हैं वो भी आएंगे, वो भी अपना नाम खराब नहीं करना चाहेंगे, और हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होती हुई भी दिखाई दे। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल और बातचीत जारी रहेगी।
सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां से जयपुर से भगवान कौरवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, अच्छे बढ़िया हूँ मैं सर। बताएं क्या उलझन सर है? मेरा ये सवाल है कि हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर में रिटायर हो रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो मैं बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में पोस्टेड हूँ, अच्छा, तो हमारा रिटायरमेंट में क्या है, हमारे जो लीव इनकेशमेंट हो रही है जो 240 या सेंट्रल गवर्नमेंट का 300 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो एग्जम्प्टेड है। क्या पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एग्जम्प्टेड अप टू 3 लाख लिमिट है या वो भी फुल एग्जम्प्टेड है? गौरी? नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए जो लीव इनकैशमेंट होती है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, पीएसयू के हों, वो सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो उनके केस में जो लिमिट है, जो आपको डिडक्शन मिलेगी, वो मैक्सिमम 3 लाख की मिलेगी। तो अगर आपको लीव इनकैशमेंट 3 लाख से ज़्यादा मिल रही है तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर की टैक्सेबल है। 3 लाख से कम मिल रही है तो जितनी मिल रही है वो सारी एग्जेम्प्ट है। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो है 3 लाख और आपको जो पूरी की पूरी लीव इनकैशमेंट मिल रही है वो नॉन टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। चलिए, तो कौरवानी साहब, उम्मीद करता हूँ आपकी उलझन दूर हो गई होगी। क्यों? हाँ, बिल्कुल। और रिटायरमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं। फिर भी कोई रिटायरमेंट के बाद भी कोई उलझन हो तो बताइएगा, हमारे पास कई सारे रिटायर्ड लोगों के फोन आते हैं, उनकी उलझन हम लोग दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि पटना बिहार से आया है, विपिन कुमार सिंह साहब का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी नमस्कार। ये हम 16 के दिसंबर में रिटायर किए हैं जी, तो 17 के मार्च 31 तक का जो फॉर्म 16 मिला है हमको, उसमें मेरा पैसा जो इनकम टैक्स में कटना चाहिए मेरे विभाग के द्वारा, वो काट लिया गया है, लेकिन वो विभाग से पैसा जमा नहीं किया गया है। अच्छा। और ये रकम लगभग 21,000 का था। अच्छा। और जिसका इंटरेस्ट तो 16 से बढ़ते बढ़ते अभी हो गया है 29,000 के आसपास। ठीक है। तो वो विभाग से जमा नहीं किया है, लेकिन डिमांड में हमको दिखाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ये आपके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर आपको जानकारी हो इसके बारे में? हाँ, नहीं, फॉर्म 16 में वो दिखाई दे रहा है। फॉर्म 26A में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, फॉर्म 26AS में वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, क्योंकि विभाग जमा नहीं किया है विभाग के द्वारा। ठीक है। तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपका TDS कटा है और जमा हुआ है तभी वो 26A आपके फॉर्म 16 में आएगा। फॉर्म 16 में ऐसे नहीं आ सकता। तो पहले तो आप अपना फॉर्म 16 चेक कीजिए, क्या वो ओरिजिनल फॉर्म 16 है, क्योंकि कई बार ऐसा कोई केस सामने आता है जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसने जो फॉर्म 16 दिया है वो ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोडेड वेलकम बैक। CNBC आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु और हम बातचीत कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं। हमारे साथ आशीष महाजन जी बने हुए हैं। तो चलिए कुछ और सवाल लिए जाएं। अब कुछ ईमेल्स हमारे पास हैं। एक ईमेल आया है गुरुग्राम से, JP गुप्ता साहब ने भेजा है। आप पूछना चाहते हैं, और इस ग्रीनोपोलिस एक प्रोजेक्ट है, वहां पर आप सेक्टर 89 गुरुग्राम, अभी तक 12 लाख रुपए इन्होंने दे दिया, मतलब बुकिंग लिया था और 12 लाख रुपए ये पे कर चुके हैं। प्रोजेक्ट जो है वो पार्शियल रेडी है, बिल्डर पोजीशन भी दे रहा है, लेकिन क्या एक पार्शियल रेडी, यानी जब उसमें पूरी चीजें नहीं है, पार्शियली को उन्होंने और ज्यादा डिफाइन किया नहीं, लेकिन फिर भी अभी उसमें जो एमिनिटीज बननी थी या शायद कनेक्शन जितने होने थे वो पूरी तरीके से हुए नहीं। क्या ऐसे प्रोजेक्ट का पोजीशन ले लेना चाहिए अगर बिल्डर दे भी रहा है? तो इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कई और लोगों के काम आएगा। तो आशीष जी, क्या पोजीशन के वक्त क्या देख लेना चाहिए अगर बिल्डर दे भी रहा है कि चलिए आइए आके ले लीजिए, लेकिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है? जी, ऑरिस ग्रीनोपोलिस काफी सिवियरली डिलेड प्रोजेक्ट है। इसकी हिस्ट्री ये रह चुकी है, ऑरिस और 3C 2 कंपनीज ने हाथ जोड़ा। उसके बाद 3C जो नोएडा की एक लीडिंग कंपनी थी वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई, तो ऑरिस ने ये प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लिया और अब शायद कंप्लीशन तक ले आए। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से सवाल ये है कि इनको एक लास्ट पेमेंट करनी है 12 लाख, बाकी ये काफी पेमेंट कर चुके हैं। ओके। ठीक है, इसमें अगर इनको लगता है कि प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन स्टेज है
वो ऑक्यूपेशन के लायक है तो मेरे हिसाब से प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए विपिन जी, ये बहुत ही टफ सवाल हो जाता है। मतलब कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, ओके, रेरा से वर्डिक्ट आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स को बेनिफिट नहीं है। मतलब मैं कुछ एग्जांपल्स में जानता हूं जिनमें एक कंसर्न पर्सन रेंट पे रह रहा है और 2 केस लड़ रहा है, और वो इस उम्मीद पे लड़ रहा है कि आज तक जो नहीं हुआ शायद एक बार वापस से हो सकता है, और फिर एक प्रेसिडेंस बन जाएगा, राइट। अगर आपने एक फ्लैट टेकअप कर लिया, उसके बाद आप नहीं लड़ सकते केस, क्योंकि आप देन एनओसी साइन करेंगे कि मेरे सारे जो इश्यूज थे वो सॉल्व हो चुके हैं। व्हाट ही कैन डू इज दैट मे बी बिकॉज प्रोजेक्ट पूरी तरह फैसिलिटीज के साथ नहीं बढ़ा, तो ही कैन नेगोशिएट कि कुछ उनको डिस्काउंट मिल जाए पेमेंट में। दूसरा चीज ये कर सकते हैं कि एक होम इंस्पेक्टर करके सर्विस रहती है, पहले होम इंस्पेक्टर से उस घर की जांच करवाएं। तो उसमें अगर कोई खामियां होती हैं तो वो होम इंस्पेक्टर बता देता है कि टाइल ढंग से नहीं लगी या वॉल में पेंट ढंग से नहीं हो, मतलब काफी एलिमेंट्स रहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ चेक रहते हैं, तो वो करेंगे। तो नोएडा जिसमें सबसे ज्यादा शायद स्टक इन्वेंट्री है, वहां पे भी हमने देखा है कि लोग आधी अधूरी बिल्डिंग्स में ही ऑक्यूपेशन ले चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैमिली टू फैमिली सर्कमस्टेंसेज हैं जो डिफाइन करते हैं। अदरवाइज ऑलवेज ऑप्शन की शायद ये ऑलरेडी रेरा में होंगे या ऑलरेडी कोर्ट्स में होंगे एंड समथिंग विल बी गोइंग ऑन। पर जैसे मैंने समझाया कि ये अगर अफोर्ड कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट ना टेक ओवर करके अपनी लिटिगेशन कंटिन्यू करें तो ठीक है, अदरवाइज देखें कि कहीं ना कहीं मुझे एक अधूरे प्रोजेक्ट में कुछ डिस्काउंट मिले। पर ये जो जरूर इंश्योर करें कि अगर मैं फाइनल पेमेंट कर रहा हूं तो मैं उसमें ऑक्यूपेशन कर सकूं, ऐसा ना हो कि ऑक्यूपेशन ही नहीं कर सके आप उसको। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखिए जेपी गुप्ता साहब और तमाम वो लोग जो इस प्रोजेक्ट में घर ले चुके हैं या ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं जहां पर इस तरह की सिचुएशन बन रही है। देख लीजिए क्या डिस्काउंट मिल सकते हैं। जैसा आशीष जी कह रहे थे कि एक बार घर को इंस्पेक्ट भी करवा लीजिए कि क्या वो ले लेने में आपके लिए सही तो है, ऐसा तो नहीं बाद में आप फंसा हुआ महसूस करेंगे, वरना फिर आप शिकायतें करते रह जाएं, कोई सुने ना उन बातों को। तो ये थोड़ी सी बातें अगेन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब इस तरह की चीज़ें आती है रियल एस्टेट के अंदर, लेकिन अब जब आई गई है तो उसका सामना करने के यही उपाय हैं। राइट, एक और ईमेल अब हम लेते हैं। ये हमें भेजा है सुलेखा धर जी ने, और ये थोड़ा सा जरा ओपन एंडेड है कि आपको एक प्रोजेक्ट खरीदना है और आप सुझाव चाहती हैं कि एक अच्छी रेंटल इनकम मिल जाए, 80 लाख रुपए निवेश करने हैं, तो कौन सा शहर अच्छा होगा देश का। तो अब ये तो काफ़ी बड़ा ओपन सा क्वेश्चन है। फिर भी 80 लाख रुपए का बजट है इनके पास, स्टूडियो अपार्टमेंट 2 BHK 3 BHK हर चीज़ के लिए ओपन है सर, और अच्छी रेंटल इनकम भी ये चाहती हैं। रेंटल इनकम के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से पुणे, बेंगलोर और इवन हैदराबाद फॉर दैट मैटर, 3 ये ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे रेंटल की जो परसेंटेज है रेजिडेंशियल में वो बाकी सब शहरों से ज्यादा आ जाती है। ऑलमोस्ट 3 से 4% भी आजकल रेंट्स थोड़े तेज हुए हैं, तो 4% के आसपास भी बेंगलोर में आपको मिलेगा। फिर उस पर टैक्सेशन वगैरह आ जाती है, दैट्स सेपरेट। तो 80 लाख के बजट में अगेन इन जनरल ज्यादातर ये होता है कि आपने अगर छोटी इन्वेस्टमेंट करी है तो शायद उसकी रिटर्न ज्यादा होती है, क्योंकि लोग मोस्टली जो हमारी कम्युनिटी है, हमारी जो डेमोग्राफिक्स हैं, पीपल आर इन मिडिल क्लास, सो 2 BHK ज्यादा प्रेफर करते हैं, एस्पिरेशनल 3 BHK हो जाता है। तो अगर हम बेंगलोर, पुणे की बात करें तो 80 लाख में 3 बेडरूम मिलना थोड़ा क्या काफी टफ है। इवन हैदराबाद तो किसी IT जोन के पास में 2 BHK 2.5 BHK अगर ये आइडेंटिफाई कर सकें तो शायद ये बेंगलोर, पुणे में इनको अच्छा रेंटल मिल जाए। बाकी ये इससे एक मैट्रिक ये हो सकता है कि ये कहाँ रहती हैं, तो मुझे नहीं समझ आया। पर अगर जो भी शहर, बड़ा शहर इनके घर के पास पड़ता है वहीं पे इन्वेस्ट करिए, या जहाँ पे इनका आना जाना हो वहाँ इन्वेस्ट करिए। राइट, तो देखिए अब थोड़ा इसीलिए मैंने कहा थोड़ा ओपन एंडेड था ये, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आप रहते दिल्ली में हैं, प्रॉपर्टी सीधे आप कर्नाटक में खरीद लेंगे, वो भी मैनेज और मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर भी, लेकिन अगर आपको चाहिए रेंटल इनकम अच्छी हो
और इस बजट में घर आए तो जैसा आशीष जी कह रहे हैं, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, ये 2-3 ऐसे शहर हैं जहां पर आपको एक अच्छा रेंटल आउटपुट मिलता है, एक अच्छी रेंटल यील्ड मिलती है जितने पैसे आप लगाते हैं उसके मुकाबले। तो जैसा सवाल था वैसा जवाब देने की यहाँ पर कोशिश, और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी कुछ और सवाल लेके कहीं जाइएगा मत। नगाड़ों के संग शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। 14 दिसंबर तक 32 लाख शादियां होने वाली हैं। अब ऐसे में जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो वेडिंग प्लानर पर ही होता है। शादी की रस्में अपने आप में बहुत हेक्टिक होती हैं। मेहंदी, इंगेजमेंट, इनवाइट्स, केटरिंग, उसके बाद दूल्हे के कपड़े, दुल्हन के कपड़े, बारातियों का आना जाना। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने वेंडर्स को एक ही क्लिक पर कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आज हम बात करेंगे उन ऐप्स के बारे में जो बनेगा आपका पर्सनल वेडिंग प्लानर। तो चाहे आप हो दूल्हा, दुल्हन या बाराती, ये सारे ऐप्स आपके ज़रूर काम आएंगे। अब बात करते हैं वेडमीगुड ऐप के बारे में। वेडमीगुड ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर यूजर्स द्वारा 4.1 स्टार्स दिए गए हैं। अगर मैं इसके लॉगिन के बारे में बात करूं तो आपको 3 कैटेगरी सामने आती हैं, ग्रूम, ब्राइड और अदर्स। यानी कि अगर आपकी शादी नहीं है तो भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। आप एक डेट फाइनलाइज करते हैं, आप अपनी लोकेशन फाइनलाइज करते हैं और आप अपना बजट भी सिलेक्ट करते हैं। यानी कि अगर 5 लाख तक है तो 5 लाख तक का टिक करेंगे, 15 लाख का है तो 15 लाख और उसके ऊपर का है तो अपने हिसाब से। अब बात करते हैं इसके स्पेशल फीचर की। इसका स्पेशल फीचर जो हमारा पर्सनल फेवरेट है वो ये है जीनी सर्विसेज। यानी कि जीनी सर्विसेज में आपको कुछ अलग तरह की सर्विसेज मिलती हैं और आप उन सर्विसेज को सिलेक्ट कर सकते हो। बट ये सर्विसेज प्रीमियम बेस पे है और वो भी बजट फ्रेंडली है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले ऐप के बारे में जिसका नाम है वेडिंग सूत्र। वेडिंग सूत्र को गूगल प्ले स्टोर पर 3.8 स्टार्स दिए गए हैं यूजर्स के द्वारा। अब यूजर्स का कहना है कि ये ऐप काफ़ी सिंपल टू यूज़ है, इसीलिए हम इस ऐप के बारे में बात कर रहे हैं। इस ऐप में जैसे हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं, यानी कि ग्रूम का, ब्राइड का, रिलेटिव्स का और अदर्स का। अदर्स में आपको बिजनेस पर्पसेस की तरफ से देखा जा सकता है। अगर आप एक वेंडर हैं तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, या आपका कोई काम है शादी से रिलेटेड तो भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फीचर की। इसके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल टू यूज़ है। इसमें बहुत सारा क्लटर नहीं है, यानी कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। कभी कभी लास्ट मोमेंट पे जब आपको बहुत सारे आइडियाज़ दिखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आइडिया बेस्ट रहेगा आपकी शादी के लिए। तो ऐसे में अगर कंफ्यूजन दूर किया जाए कम ऑप्शंस देकर, तो आई थिंक ये ऐप आप सबके लिए बेस्ट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं हमारे वेलकम बैक CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, आपके साथ मैं विपिन भट्ट। हमारे साथ बने हुए आशीष महाजन साहब प्रॉप स्टोरी से। तो चलिए फटाफट कुछ एक आध सवाल और ले लिया जाए, वक्त है। अभी एक ईमेल और है हमारे पास, ये है मैडम वर्षा का, आपने मुंबई से भेजा है। वर्षा सिंह एक सुझाव चाहती हैं कि आप 25 लाख का बजट रखती हैं, फिलहाल एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रही हैं, एक 1 RK भी इनको चलेगा, नियर बाय मुंबई भी चलेगा, बस ये रेंट से बचना चाहती हैं, तो एक सजेशन मांग रही है। तो 25 लाख में 1 RK नियर मुंबई, देखते हैं क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। आशीष जी, शायद थोड़ा टफ रहेगा इस बजट में, लेकिन फिर भी कुछ ऑप्शंस हो तो जरूर बताएं। जी विपिन जी, हमें मतलब इसमें नॉर्थ मुंबई की तरफ जाना पड़ेगा, आउटस्कर्ट्स में, जैसे कि बोईसर, पालघर, ये लोकेशन है, रेलवे लाइन से कनेक्ट होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स भी ठीक है। तो यहाँ पे इनको 25 से 30 लाख की रेंज में 1 RK 1 BHK ऑप्शंस मिल सकते हैं, कुछ वहाँ के लोकल डेवलपर से भी और कुछ थोड़े बड़े डेवलपर जैसे VVHC वगैरह हैं, इनके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। मतलब जो ये बजट बोल रहे हैं उसमें ऑब्वियसली भी सभी जानते हैं कि मुंबई के अंदर या मुंबई से के अंदर मिलना तो कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो लेकिन मुंबई जो है वो रेलवे लाइंस के अलाउंग ही एग्जिस्ट करता है, तो
वेस्टर्न सबर्ब्स से आगे एक्सटेंडेड सबर्ब्स में, हाँ, इन्हें मिल सकता है। यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे अब जो हाईवे का काम है, फिर आपकी जो बुलेट ट्रेन है, उन सब का इम्पैक्ट इस जोन में काफी आने वाला है, क्योंकि वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहीं से कनेक्ट हो रहे हैं। राइट, तो वर्षा जी थोड़ा बाहर, ठीक ठाक बाहर, जिसे हम सबब्स कहते हैं, उसके आगे एक्सटेंडेड सबब्स उधर पालघर में। लेकिन जैसा आशीष जी कह रहे हैं कि मुंबई की खासियत यही है कि हाँ, थोड़ा कंजेस्टेड शहर है, लेकिन रेलवे लाइंस के जो पूरा नेटवर्क है उसके इर्द गिर्द ही पूरी बसावट है और वो कनेक्टिविटी ही लोगों के काम आती है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है ट्रैवल करना, टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ता है। लेकिन इस बजट में अगर आप चाहती हैं कि आपको किराए से मुक्ति मिले और आपका खुद का कुछ घर हो, 1 आवर के आपको पालघर इन एंड अराउंड मिल सकता है। कुछ एक नाम उन्होंने बताया, आप जाके एक बार इलाका देखिए, अपनी कन्वीनियंस देखिए। कई बार लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि बेटर है ऑफिस के पास रह ले और रेंट पर रह ले, तो थोड़ा सा चीज़ें आप समझ लीजिए। रेंट तो बच जाएगा, लेकिन क्या वो जो ट्रैवलिंग होगी वो आपके लिए कन्वीनियंट होगी, आप वो मैनेज कर पाएंगे अपने जॉब के अकॉर्डिंग? और अगर होता है तो कुछ ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पर दे दिए गए। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आशीष जी को धन्यवाद दें। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और हमसे ताज़ा डिटेल प्रॉपर्टी बाजार का शेयर किया। सी यू सून। और दर्शकों से हमेशा की तरह यही कि आप pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल हमें भेजें, थोड़ा डिटेल और फ़ोन नंबर भी भेज दें, ताकि हम आपसे अगर किसी अतिरिक्त जानकारी की ज़रूरत हो तो ले पाएँ, ताकि आपको दे पाएँ बेहतरीन से बेहतरीन सलाह। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी ही, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, नमस्कार।